नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई शुरुआत। कक्षा 12वीं का एक चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश यानी कि लाइट्स। उसके बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे, प्रकाश है क्या, उसके बारे में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम धीरे धीरे इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे और इसके नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या उसके बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा मार्कर की मैं लेंथ कम कर देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि प्रकाश है क्या। तो एक बार लाइव से सभी जुड़ जाइए ताकि हम अपना जो लेसन स्टार्ट कर सके, ताकि ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके इसका। सभी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग हैं वो जुड़ सके। तो चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश। सभी जुड़ जाइए एक बार फटाफट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, यानी कि प्रकाश एक एनर्जी है और कुछ नहीं। प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है। प्रकाश एक एनर्जी है और ऊर्जा से भरा एक स्रोत है। बाकी प्रकाश कुछ नहीं है, एक ऊर्जा से भरा हुआ स्रोत है। सेकंड पॉइंट आता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु के किनारों से मुड़कर हमारी आँख के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। संवेदन की सहायता से ये सूचना मस्तिष्क तक जाती और हमें वस्तु दिखाई देती है। अब कोई आपको अगर पूछ ले कि भाई आपको वस्तु है, कोई भी वस्तु आपको दिखाई कैसे देती है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि भाई प्रकाश है, वो जब किसी वस्तु पर गिरेगा तो क्या होगा, उस वस्तु के जो किनारे हैं वहाँ से वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और हमारे जो आँख का एक रेटिना भाग होता है, आँख के पीछे होता है एक रेटिना, उस पर जो वो प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, एक संवेदनता उत्पन्न होगी। और उस संवेदनता से जो एक मस्तिष्क के अंदर, अपने मस्तिष्क जो दिमाग है उसके अंदर एक संदेश जाएगा और उस संदेश की वजह से हम क्या है, उस वस्तु को देख सकते हैं। तो ये होता है कि हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। फिर अगला पॉइंट आता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जिसके आधार पर विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण घटनाओं को समझा जा सकता है। प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? ऐसे चलता है, सीधा एकदम ऐसे चलता है, ना कि यूँ यूँ ऐसे नहीं चलता है, सीधा चलता है। और इसके कारण हम क्या, विवर्तन है, परावर्तन है, अपवर्तन है आदि ऐसी कई घटनाओं के बारे में हम समझ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखो, आइंस्टीन ने प्रकाश को क्या किया, छोटे छोटे कणों के रूप में समझा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहा जाता है। ये छोटे छोटे कण बंडल या पुंज के रूप में हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे कण एक दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे साथ साथ में होंगे तो एक फिक्स बंडल बन जाएगा। बंडलों के रूप में भी हो सकते हैं। ये किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा भाई कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। इसको हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। ध्यान रखना, फोटोन बोला जाता है इनको। फिर आता है कि वैज्ञानिक डी ब्रोगली कहते हैं भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाया। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने क्या, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाया, जिसके आधार पर इन प्रभावों की व्याख्या की जा सकती है। कौन से प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, जो प्रभाव होते हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। द्वैत प्रकृति होती क्या है कि भाई प्रकाश जो है वो टू नेचर का होता है। एक तो होता है कण वाला और एक होता है तरंग वाला। टू नेचर का होता है, एक कण एंड एक तरंग। ध्यान रखना, दो नेचर। एक होती है तरंग यानी कि किरणों के रूप में, और कण यानी कि छोटे छोटे कणों के रूप में। फिर आता है प्रकाश की तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर सकते। इनकी व्याख्या प्रकाश के कण सिद्धांत से की जाती है। तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते, क्योंकि इसमें फोटोन का रोल होता है, इसलिए हम इसको किससे समझाएंगे? कण सिद्धांत से समझाएंगे। अब देखो, पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है भाई? सबको पता है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूरज दादा है, सूर्य भगवान है। ध्यान रखना बस। फिर हम पढ़ लेते भाई प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होती है। देखो, निर्वात में होती है 3 × 10⁸। यहाँ पर जो 108 दिख रहा है उसको आपको समझना है 10⁸, ठीक है ना। ये 108 नहीं है, टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हो गई।
तो इसको हम 10⁸ समझना है। तो ये निर्वात में होती है, जल में होती है 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड तेल में होती है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड कांच में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में, इन 4 चीज़ों में, निर्वात में, जल में, तेल में, कांच में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो सर्वप्रथम, ये बहुत मोस्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। सर्वप्रथम प्रकाश की जो चाल है वो रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी। सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 499 सेकंड का समय लेता है। ये ज्ञात की, यहाँ तक का जो फंडा है वो अलग है, फिर आगे है वो अलग है, ठीक है ना। इसके बाद का अलग है। देख, सूर्य का प्रकाश है वो 499 सेकंड लेता है धरती पर पहुंचने में। यहाँ से धरती पर पहुंचने में कितना? 499 सेकंड का है वो समय लेता है सूरज दादा। कौन? सूरज भगवान। फिर देखो, अब देखो अच्छा टॉपिक है। ये तो थे इतने सारे पॉइंट्स प्रकाश में के बारे में। अब टॉपिक आता है अपना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चलो पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो, जब प्रकाश पुंज या किरणें किसी पृष्ठ पर गिरकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब देखो, परावर्तन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे कि कोई पृष्ठ है, ये वाला, ये पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर समतल पृष्ठ लिया है हमने एक। इसमें क्या होगा? जब प्रकाश की कोई किरण है, जैसे कि एक किरण यहाँ आई प्रकाश की, तो वो क्या होगी? यहाँ से टकरा के वापस इसी माध्यम में, ऐसे नहीं कि नीचे चली जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। जो ये माध्यम है, जैसे कि ये वायु वाला माध्यम है, तो इसी माध्यम में वापस उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो अगर मैं बीच में यहाँ पर एक लाइन खींचूँ तो यहाँ पर मेरे को देखो, जो ये कोण और ये कोण होगा वो क्या होगा? बराबर। इसको हम आई बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। ये बीच वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। बीच वाले को बोलते हैं अभिलंब। वैसे अभिलंब, परावर्तन कोण, अपवर्त कोण, इसके बारे में हम सब आगे एक टॉपिक्स होगा, वीडियो होगा, उसके अंदर सारे कुछ इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भी आप देख लो, ये होता है अभिलंब और ये परावर्तित कोण, ये अपवर्तित कोण, और ये है किरण, प्रकाश की किरण, और ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो समझ गए आप कि भाई प्रकाश की जो किरण है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखो, एक किरण ये आई वापस चलेगी। अब देखो दूसरी किरण यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई तो वापस इधर उतने ही कोण से वापस क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी। यहाँ से आई वापस चली गई, यानी कि उसी माध्यम में क्या हो जाना? वापस लौट जाना, टकरा कर किसी पृष्ठ से। तो उस घटना को क्या बोलेंगे? उस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन है वो, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। सॉरी, यहाँ विस्तृत आ गया भूल से, लेकिन यहाँ विसरित परावर्तन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। विसरित परावर्तन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है विसरित परावर्तन, ये वाला, ठीक है। उस पर देखो, नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर गिरकर किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाए तो उसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरण असमतल पृष्ठ पर गिरकर अनिश्चित दिशा में परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनको समझते हैं, विसरित और नियमित का क्या फंडा है। तो देखो यहाँ पर एक मैं पृष्ठ ले रहा हूँ, समतल पृष्ठ। तो यहाँ पर देखो एक किरण आई, वापस उसी दिशा में क्या होगी? एक निश्चित दिशा में लौट गई। ये क्या है? समतल पृष्ठ है कि नहीं? ये क्या होगा? पृष्ठ है वो समतल है, खुरदरा नहीं है, एकदम समतल पृष्ठ है, प्लेन है। तो यहाँ पर एक निश्चित किरण आई, कोई भी एक किरण आई, वो निश्चित दिशा में उसी कोण से वापस लौट गई। वापस एक किरण आई, वो भी एक निश्चित दिशा में वापस लौट गई। एक और किरण आई, वो भी एक निश्चित दिशा में वापस लौट गई। तो इस प्रकार एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। तो इसमें जो होता है वो नियमित परावर्तन होता है। अब आता है विसरित परावर्तन। तो विसरित का क्या फंडा है? देखो इसमें जो पृष्ठ होता है वो समतल ना होकर क्या होता है? थोड़ा असमतल होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से खुरदरा वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है? जो किरण आएगी वो यहाँ गिरेगी तो इधर भी जा सकती है, अगर यहाँ गिर गई तो इधर चली जाएगी, इधर गिरी तो इधर आ जाएगी। यानी इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि किरण जहाँ से आई उधर की उधर वापस चली जाएगी। यानी कि ये किरण है वो कहीं से भी कहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें जो
पृष्ठ हैं वो असमतल हैं, तो जिस प्रकार से किरण जहाँ गिरेगी, जहाँ उसका प्रभाव पड़ेगा उधर साइड मुड़ जाएगी। कोई फिक्स दिशा नहीं होगी, इसकी डायरेक्शनल क्या होगी, अनिश्चित, किधर भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ हैं वो असमतल है। फिर देखो क्या है आगे, आगे है भाई परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखो परावर्तन के नियम होते हैं, एक पहला जो नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पृष्ठ के एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण है परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखो कैसे, तो देखो समझो, चलो यही समझते हैं। सबसे पहली बात आती है भाई अभिलंब आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही पृष्ठ में कैसे, देखो जैसे कि ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो है वो अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब का बिंदु, ये जो आपको दिख रहा है वो अभिलंब का एक बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से देखो किरण आएगी, इधर से किरण आई वापस इधर चली गई निश्चित कोण पे, तो यहाँ पर जो ये कोण है वो आई होता है और ये कोण होता है वो आर होता है, यानी कि पहला आपतित कोण और दूसरा परावर्तित कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो जो आई एंड आर और जो ये अभिलंब है, अभिलंब को मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभिलंब को यहाँ पर ए बोल रहा हूँ, तो ये क्या होंगे, एक ही प्लान में स्थित होंगे, यानी कि एक ही तल में होंगे, पृष्ठ के एक ही तल में। देखो यहाँ पर ये कोण भी इधर ही है, ये भी इधर ही है और ये तीनों यहाँ पर एक ही तल में स्थित हैं, तो इस नियम का अर्थ ये था। अब सेकंड में क्या था, देखो सेकंड नियम था कि आपतन कोण है परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है आपतन कोण आई और जो परावर्तन कोण आ रहे वो क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर, जो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, कोण थीटा नहीं सॉरी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है भाई, एंगल है वो परावर्तित कोण और अपवर्तित कोण, सॉरी आपतित कोण और परावर्तित कोण है वो बराबर होते हैं, ये बात आप याद रखना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, परावर्तित कोण इज इक्वल टू आपतित कोण इज इक्वल टू परावर्तित कोण। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आपतित किरण होगी, यानी कि मैं यहाँ पर आई यानी कि आपतित किरण लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, जो आपतित किरण होगी यहाँ पर की लिख रहा हूँ, आपतित किरण की जो वेग, आवर्ती, चाल कुछ भी हो, जैसे कि हम उसकी चाल ले रहे हैं, तो वापिस जो परावर्तित किरण होगी उसकी भी क्या होगी, आवर्ती, वेग, चाल सब क्या होंगे, सेम होंगे। याद रखना परावर्तित किरण की आवर्ती, चाल, वेग सब जितने होंगे उतने ही परावर्तित किरण के आपतित और परावर्तित किरण के वेग, चाल, आवर्ती आदि सब बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक्स आता है, तो ये था, आसानी से आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ अच्छे से। नहीं आया समझ में तो लाइव चल रहा है, आप कमेंट करो, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हैं, धन्यवाद जो जुड़े। तो अब हम थोड़ा समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण क्या है, इसका क्या फंडा है उसके बारे में देख लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, देखो आपको पता है हम घरों में एक कांच रखते हैं बाल संवारने के लिए, मुंह देखने के लिए, ठीक है, सुबह सुबह उसके अंदर मुंह देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, वो क्या है अपना, वो ही समतल दर्पण है। समतल दर्पण का फंडा क्या है, अपने घरों में ही है समतल दर्पण का फंडा। भाई समतल दर्पण तो घरों में ही होता है ना, सबके घरों में होता है, सब अपना मुंह देखते हैं उसके अंदर, तो उसका फंडा क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। भाई उसमें कुछ मोस्ट बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी, और इसके जो PDF नोट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आज जो पढ़ाऊँगा ना पूरा, उसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो। उसके अंदर में एक इक्वेशन है जो पूरी सिद्ध कर रखी मैंने, बहुत लंबी है 2 पेज की, तो वो भी इसको PDF में मिल जाएगी आपको, मैं पूरा समझा नहीं सकता, वो आसानी से समझ में आ जाएगी आपको क्योंकि बहुत बड़ी है। तो देखो इसका फंडा क्या है, देखो जो समतल दर्पण होता है ना उसके अंदर अपन को अगर प्रतिबिंब देखना है, अपना खुद का चेहरा देखना, जैसे कि ये मेरा तो नहीं, जो भी है जो आदमी है इसके अंदर, ठीक है ना, जो हरे कलर वाला दिख रहा है, तो इस पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए बिंब की तुलना में समतल दर्पण आधे से ज़्यादा होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने कोई एक वस्तु है जिसकी हाइट कितनी, मेरी 1 मीटर हाइट की कोई वस्तु है, ठीक है, अब उसका मेरा प्रतिबिंब देखना है मेरे को समतल दर्पण के अंदर, समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है उसके अंदर। तो अगर हमको पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी कि ये 1 मीटर जो पूरा हमको कांच के अंदर देखना है, 1 मीटर पूरा
कांच के अंदर। तो जो दर्पण है समतल दर्पण वो क्या होना चाहिए, आधे से ज़्यादा या आधा होना जरूरी है। यानी कि जो इसके जब ये 1 मीटर का बिंब है, वस्तु है, ध्यान रखना वस्तु को बिंब बोलते हैं प्रकाश के अंदर। इस लेसन के अंदर हम वस्तु को बिंब बोलेंगे। तो इस बिंब को पूरे को मेरे को कांच के अंदर देखना, पूरा का पूरा, आधा अधूरा नहीं, पूरा देखना चाहिए। तो जो मेरा कांच है, मैं कांच किसको बोल रहा हूँ, समतल दर्पण को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कांच वो मत समझ लेना, दूसरा वाला, ठीक है। तो जो कांच है वो क्या होना चाहिए, यहाँ तो हाफ होना चाहिए, यानी कि जो ये 1 मीटर का बिंब है तो कांच कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का। कितना, 50 सेंटीमीटर का, या फिर हाफ से ज़्यादा, यानी कि 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से अगर कम है अपना कांच तो 1 मीटर की पूरी वस्तु का हम प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बिंब की तुलना में जो समतल दर्पण होता है उसका आधे से ज़्यादा या आधा होना आवश्यक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। और ये ध्यान रखना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। यानी कि जो ये समतल दर्पण है इसके अंदर जब हम सामने खड़े हैं इसके, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रतिबिंब बना आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, आभासी, यानी हम इसको केवल इसका आभास कर सकते हैं, इसको अंदर हम छू नहीं सकते, इसको हाथ टच नहीं कर सकते, ये वास्तविक नहीं है, ये पर्दे पर नहीं मिलेगा आपको। जब हम इसको प्राप्त करने के लिए पर्दे पर इसका ट्राई करेंगे तो नहीं मिलेगा। पर्दे पर जो आगे हम पढ़ेंगे कि पर्दे पर प्रतिबिंब कैसे मिलते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, केवल आभास होता है प्रतिबिंब का, उसको हम वास्तविकता में नहीं देख सकते। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, यानी कि अगर आप सीधे खड़े हो तो प्रतिबिंब आपके जैसा बाहर खड़े हो वैसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आप बाहर सीधे खड़े हो अंदर कांच के अंदर उल्टे दिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर सीधा दिखेगा, ध्यान रखना। फिर ये ध्यान रखना कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी कि वस्तु 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर का बनेगा, वस्तु 2 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा फैक्टर है, वो क्या है, देखो, समतल दर्पण से बिंब की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये समतल दर्पण रखा गया है, ठीक है, एक स्टैंड पर। तो यहाँ पर देखो ये समतल दर्पण है, यहाँ पर जैसे कि 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, उसका मेरे को प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर जो वस्तु है तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमें, उसका भी आभास क्या होगा, 1 मीटर पीछे की ओर हमें आभास होगा उसके प्रतिबिंब का, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी यूँ हमको लगेगा कि वो भी 1 मीटर पीछे बन रहा है, उसकी भी दूरी क्या है, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर बिंब कहाँ थी, 20 की दूरी क्या थी, 1 मीटर। तो यहाँ पर जो पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी दूरी क्या होगी, 1 मीटर, हमें आभास होगा 1 मीटर का पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समतल दर्पण से बिंब की जितनी दूरी होगी उसके बराबर प्रतिबिंब की दूरी होगी। और एक बात और है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, जैसे कि ये आदमी है, इसका ये माना ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, ठीक है, ध्यान ऐसे ही मानना है, ठीक है, माना है मैंने, आप रियल मत कर लेना, दायां बायां कहीं गलत हो जाए तो लेके मत बैठ जाना, केवल माना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो जो दायां भाग है वो क्या दिखेगा आपको, बायां दिखेगा, और जो बायां भाग है वो क्या दिखेगा, दायां, यानी कि उल्टे दिखते हैं, बायां भाग दायां दिखेगा, दायां भाग बायां दिखेगा। तो इस प्रकार से प्रतीत होता है समतल दर्पण के प्रतिबिंब में, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है समतल दर्पण का, उसको हम एक नाम देते हैं, उसको एक नाम देते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलेंगे, पार्श्व परावर्तन। ये आप याद रखना, कोई पूछे भाई पार्श्व परावर्तन क्या होता है तो क्या बताना आपको, समतल दर्पण के अंदर हमारी जो वस्तु या बिंब की जो होते हैं भाग, दायां भाग और बायां भाग, वो प्रतिबिंब के अंदर बायां भाग है वो दायां दिखते हैं और दायां भाग वो बायां दिखता है। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है समतल दर्पण में उसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब एक बात और है लास्ट एंड फाइनल, कि समतल दर्पण में आती हुई, जैसे कि कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर अगर कोई कार आ रही है और उसके सामने समतल दर्पण है, माना कार जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो समतल दर्पण में क्या होगा, आती हुई वस्तु का वेग परावर्तित स्थिति में 2 गुना हो जाता है। यानी कि जब इसका परावर्तित होगा, वापस परावर्तन होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें जो उसका वेग है हमको क्या लगेगा, 2 गुना महसूस होगा। क्या होगा, 2 गुना महसूस होगा। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की पूरी। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और मैं अगले वीडियो में आपको डाउट है वो क्लियर कर लूँगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स।
और ये आप कुछ यहाँ पर है जो ये वाला याद कर लेना, ये वाले, और यहाँ पर कुछ मोस्ट है वो सारा कुछ पढ़ लेना। और एक बार इसके जो PDF नोट्स मैंने लिंक में मैं दूंगा वो आप एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में, इसका क्या फंडा है वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं ग्राफ पे बता देता हूँ। चलो एक बार बताता हूँ आपको ग्राफ पे। जैसे कि मेरा ये लाइन है, ठीक है, थोड़ी बड़ी कर देते हैं यहाँ पर मैंने, जो ये लाइन, ठीक है, और ये है अपना क्या, अभिलंब। तो यहाँ से देखो जो किरण आएगी वो यहाँ से आएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। जो ये है वो R कोण है, वो है वो I कोण है। तो I इजिकल टू क्या होंगे, R है। ये परावर्तन का नियम होता है, I इजिकल टू R। ये आपको ज़्यादातर याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके बता देना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपको लाल बटन दिखता है इतना बड़ा, इसके अंदर लिख रखा होता है सब्सक्राइब, तो उसको क्लिक कर लेना। और पास में आपको एक घंटी दिखेगी, उसको भी क्लिक करके बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर लेना ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।